अच्छा फयाज, मैं जब तक चाय बना रही हूँ तुम अपने भाई को देख लो, अगर उठ गए तो उन्हें भी साथ ही ले आओ, फिर साथ ही नाश्ता कर लेंगे। हफीज भाई, हफीज भाई, हफीज भाई, भाभी, भाभी। बहुत बेदर्दी से मारा है किसी ने। जी सर। लाश सबसे पहले तूने देखी, कत्ल होते हुए किसी ने नहीं देखा। सही कह रहे हैं ये? इस बदनसीब से क्या पूछ रहे हैं? ये कुछ बताने के काबिल कहाँ है? अरे जो औरत तीसरी बार बेवा हुई हो उसके तो आंसू भी सूख जाते हैं। ये हफीज आपके तीसरे शोहर थे? जी हाँ। इससे पहले आपके दोनों शोहर कत्ल हुए थे ना? जी, आप इसे मेरी बदकिस्मती कह सकते हैं। आपके पहले शोहर कैसे कत्ल हुए थे? मैं अपने पहले शौहर के साथ बहुत खुश थी। ज़ीनत, मेरी खुशकिस्मती है कि तुम मेरे साथ हो। सच कह रहे हैं? आईना देख लो, खुशकिस्मती तुमसे ज्यादा खूबसूरत नहीं हो सकती। क्या हो गया भाई? मैं दे रहा हूं, मोबाइल कर। हट, हट। ज़ीनत, अगर तुम्हें एतराज ना हो तो मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। हफीज, इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद? हाँ। देखो साहब, कैसे कुत्ते की तरह जबान चला रही है। अगर इसको मारूंगा नहीं तो और क्या करूंगा? इसे मारूंगा नहीं तो मेरे सर पर बैठ जाएगी है। तू मारेगा इसे? तू मारेगा? अगर तू कुत्ते की तरह भौंकता है तो कुछ नहीं, और अगर ये बात करती है तो कुत्ते की तरह भौंकती है। मार, मार इसे, मार। और सर, जीनत की कैफियत तो आपने देखी थी। जीनत की कैफियत भी देखी थी और उसकी कैफियत को समझा भी था। तुम किसी माहिर नफ्सियात का बंदोबस्त करो। मैंने तो पुलिस को सब कुछ बता दिया था, फिर आप मुझसे क्या पूछना चाहती हैं? मुझे आपकी रूह जख्मी नजर आ रही है और मैं उन जख्मों को देखना चाहती हूँ ताकि उन पर मरहम रख सकूं। मेरी जिंदगी शुरू से ही बहुत तकलीफ दे थी। झूठी, तू नहीं सुधरेगी, तू नहीं सही। मारे नहीं, मैं सही नहीं होगी। मैं धो देती हूँ, मुझे नहीं मारे, खुदा का वास्ता मुझे नहीं मारे। अब्बा तुम्हें क्यों मारता है? अब्बा बेटा, ये कोई खास बात नहीं है, आदमी मार ही करते हैं। जीनत के मुताबिक मां की मौत और वालिद के जेल चले जाने के बाद रिश्तेदारों ने उसकी शादी नजीर अहमद से कर दी थी, जो उम्र में उससे बड़ा था। एक तो मेरे समझ नहीं आता है, आखिर वक्त के साथ साथ आप इतने कॉम्प्लेक्स के शिकार क्यों होते जा रहे हैं? मैं बीवी हूँ आपकी। हाँ, तुझसे शादी करके मैं कॉम्प्लेक्स का शिकार हो गया हूँ। तू बीवी है मेरी, तुझे मेरा कहना मानना पड़ेगा, नहीं तो इससे बुरा कोई नहीं होगा। भाइयों के साथ भी फालतू बात नहीं किया कर। तुझसे शादी करके मैं कॉम्प्लेक्स का शिकार हो गया हूँ। हाँ, मार भी सकता हूँ, बीवी है तू मेरी। नहीं नजीर अहमद, तुम मुझे नहीं मार सकते। तुम शौहर हो तो मुझे मार दोगे? मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं तुम्हें मौका ही नहीं दूंगी, कभी भी नहीं, कभी नहीं। जीनत का कहना था कि वो नजीर अहमद के साथ रहना चाहती थी, लेकिन जब वो उसे मारने की धमकियां देने लगा तो उसे खौफ पैदा हो गया
कि वो अपनी माँ की तरह बेबसी की मौत ना मारी जाए। जीनत ने उसी वक्त फैसला कर लिया था कि वो नजीर को खुद कत्ल कर देगी। इसके लिए उसे किसी मर्द की जरूरत थी। इसलिए जीनत ने इलाके के एक नौजवान बिलाल से ताल्लुकात पैदा किए। खूबसूरत तो थी, बिलाल उसकी बातों में आ गया। अरे तुम, क्या हाल है तुम्हारे बुड्ढे के? देखो, अगर ये ताने मारने हैं ना तुम्हें, तो जा रही हूं मैं। अरे अरे अरे, बात तो सुनो, नाराज क्यों होती हो? अंदर चलो ना, बैठ के बात करते हैं। आओ बैठो। अब बोलो। क्या करूं? एक तो उस नजीर और रिश्तेदारों से छुपकर तुमसे मिलने के लिए आना पड़ता है, ऊपर से तुम भी औरतों की तरह ताने देने के लिए बैठ जाया करो। इतना नहीं होता कि उससे जान छुड़ाओ मेरी। अच्छा तुम बताओ, मैं क्या करूं? वाह, क्या मर्द मिला है मुझे जो मुझी से पूछ रहा है कि बताओ मैं क्या करूं। देखो, अगर मुझसे शादी करना चाहते हो तो ठीक है, वरना मत मिला करो मुझसे। कौन कहा फिर नहीं मिलना चाहता? सिर्फ बातें करने से कुछ नहीं होता, दिल जिगरा भी चाहिए होता है। मैं क्या करूं? देखो, मैं समझाती हूँ। कुछ ऐसा मामला करो कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। ले, ये तो फिर कोई मसला ही नहीं है। बस, तो कोई बात नहीं, फिर हमारे दरमियान भी कोई मसला नहीं है। किसी दूसरे शख्स को इन्वॉल्व करना, उसको ये कहना कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, और फिर उसके साथ मिलकर इतने बेहतरीन तरीके से अपने शौहर का कत्ल करना कि वो पकड़े भी ना जाती। यहाँ से पता लगता है कि उनकी मंसूबाबंदी करने की सलाहियत कितनी अच्छी थी। क्या हो गया भाई? मैं दे रहा हूँ, मोबाइल कर। हट, हट। नजीर को बिलाल ने कत्ल कर दिया। सबका ख्याल था कि ये मोबाइल स्नैचिंग का केस है, जो आम सी बात है, और नजीर के कत्ल के 6 महीने बाद ही जीनत ने बिलाल से शादी कर ली। जीनत, जीनत। अरे आ रही हूँ भाई, क्या हो गया? अरे जब मैं ऑफिस जाया करूँ ना, तो तुम कुछ भी ना किया करो, सिर्फ मेरे करीब रहा करो। आपकी इस मोहब्बत में अगर मेरी हांडी जल गई तो? अरे दिल तो नहीं जलेगा ना, और वैसे भी खाना आज बाहर खाने का मूड है। क्या मतलब है बाहर खाने का मूड है? और ये जो मैं शाम के लिए पका रही हूँ वो? अरे जब बाहर जाने का कह दिया तो कह दिया, जलता है तो जलने दो। वाह, बहुत अच्छे, जल जाने दो। मेहनत और पैसे दोनों लगाए मैंने इस पे। और इस नाचीज की मोहब्बत को तुम पैसों में तोलोगी? क्या मेरी खुशी की कोई कीमत नहीं? आपकी खुशी ही तो मेरी जिंदगी है। तो बस शाम में तैयार रहना, ठीक है? भाई आज खाना बना रही हूँ ना, कल चलेंगे। अरे कह दिया ना, बाहर जाना है तो बस जाना है, ठीक है? आप भी ना बस। अब इजाजत है मुझे। मुझसे बातें कीजिए, हंसिए, बोलिए, सब परेशानी दूर हो जाएगी। यार किसी बात को समझा भी करो, बाद में हंस बोल लेंगे। जाओ अंदर यहाँ से, मुझे तंग नहीं करो। नसीर का कत्ल इत्तेफाकिया नहीं था, बल्कि
किया गया था। क्या? किसने और क्यों? बिलाल ने। ये लीजिए बिलाल। क्या बात है बिलाल, आप कुछ परेशान लग रहे हैं। मैंने कपड़े प्रेस करके रखे, आप ऑफिस भी नहीं जा रहे। तुम्हें क्या बताऊं, जॉब की कुछ प्रॉब्लम चल रही है। अल्लाह खैर करे, लेकिन इस तरह परेशान होकर बैठने से तो कुछ नहीं होगा ना। तो क्या करूं? मुझसे बातें कीजिए, हंसिए, बोलिए, सब परेशानी दूर हो जाएगी। यार किसी बात को समझा भी करो, बाद में हंस बोल लेंगे। जाओ अंदर यहां से, मुझे तंग नहीं करो। यहां खड़ी मेरे मुंह का देख रही हो? अंदर जाओ। आ गए आप? हाँ, खाना क्या बनाया? आज मैंने कुछ नहीं पकाया। आज खाना बाहर खाने के लिए जाएंगे। नहीं यार, बाहर जाने का मूड नहीं, तुम घर पे कुछ बना लो। अगर आपका बाहर जाने का मूड नहीं है तो मेरा घर का मूड नहीं है। यार ये हरकत नहीं किया करो। क्या करती रहती हो दिन भर तुम? आपका इंतजार, और क्या। छोड़ो इन चोंचलों को, अब हम मियां बीवी हैं। तो मियां बीवी हैं तो क्या मतलब? मियां बीवी में क्या मोहब्बत खत्म हो जाती है, प्यार कम हो जाता है? पहले तो अगर मैं मुंह धोकर आ जाती थी तो तुम्हें बहुत अच्छी लगती थी, फिर अब क्या हो गया? शादी के बाद आदमी हकीकत की दुनिया में आ जाता है, और हकीकत बहुत तल्ख है। मेरी जेब में इतने पैसे नहीं कि रोज तुम्हें ऐसी करवा सकूं। अच्छा, तो पहले पैसे कहाँ से आते थे? पहले की बात और है। क्या मतलब है तुम्हारा? ऊंची आवाज में बात मत करना मुझसे, यही से रख के दूंगा तेरे को, समझी? चल खाना गरम कर, जाओ खाना लेके आओ, जाओ। सुना नहीं है? फिर दूसरे शौहर के साथ सेटलमेंट ना हो सकना, बुनियादी तौर पर बज़ाहिरी वजह ये नजर आ रही है कि पहला शौहर शक करता था और दूसरे शौहर के वसाइल कम थे। लेकिन अगर हम बुनियादी तौर पर बात करें तो ये वजह नहीं है। बुनियादी तौर पे वही बात है कि उसका अपनी जिंदगी में मर्द का जो एक मेल फिगर था उसके साथ लाशऊरी सतह पर एक तनाजा था। वो तनाजा गाहे बागाहे हर रिश्ते के अंदर सामने आया। यही वजह थी कि उसने अपने पहले शौहर का कत्ल किया, और यही वजह थी कि दूसरे शख्स को अपनी पसंद के बावजूद भी वो रिश्ता कामयाब ना कर सके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आओ अंदर आओ। खैरियत तो है, ऐसे क्यों बुलाया? अंदर तो आओ, बताती हूँ। बिलाल का है? काम पर गया हुआ है। अगर आ गया तो? नहीं, शाम तक आएगा। अच्छा आप बताओ, फोन क्यों किया था? खैरियत तो है? अपने दिल का बोझ हल्का करने के लिए। बोझ? कैसा बोझ? मैं समझा नहीं। तुम्हारे भाई नजीर का कत्ल इत्तेफाकिया नहीं था, बल्कि किया गया था। क्या? किसने और क्यों? बिलाल ने। मुझे हासिल करने के लिए। लेकिन
जब से उसने मेरे सामने एतराफ किया, मुझे उससे नफरत हो गई है। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं अब। उसने मेरे भाई को मार दिया। इस तरह नहीं, हमें समझदारी से काम लेना होगा, वरना तुम भी फंस जाओगे और मैं भी। सही कह रही हो तुम देखना मैं उसके साथ क्या करता हूं। मगर मेरे ये समझ नहीं आ रहा कि अब मेरा क्या होगा। तुम परेशान मत हो, मैं तुमसे शादी करूंगा। बस मेरे दिल का सारा बोझ हल्का हो गया। और वैसे भी मैं नजीर के कातिल के साथ नहीं रह सकती। तुम फिक्र मत करो, अब बिलाल तुम्हारा नहीं मेरा मुजरिम है। बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी के साथ साथ यहाँ पे हमें एग्रेसिव और इम्पल्सिव टेंडेंसीज भी नजर आती हैं। उसके अंदर जो गुस्सा बचपन से था वो पल रहा था, वो निकला यहाँ पे सामने कि उसने ये सोचा कि बेशतर इसके कि मेरा शौहर मुझे मारे, मैं उसको मार दूं। और चंद दिन बाद ही शहर में हंगामे हो रहे थे और बिलाल अंधी गोली का शिकार हो गया। जीनत ने इद्दत के दिन पूरे किए और अपने साबिका शौहर नजीर के छोटे भाई हफीज से शादी कर ली। हफीज, आप मुझे कभी डांटना नहीं, मुझसे कभी भी तेज लहजे में बात नहीं करना। या जीनत, अल्लाह ऐसे पड़ोसी किसी को ना दे जो ना दिन देखे ना रात। उस दिन जब हम लोग घूमने गए थे तो मुझे हफीज भाई का मूड कुछ सही नहीं लगा था। तुम छोड़ो हफीज को, चलो ये खाओ। बाजी, हफीज, शादी के बाद वक्त कितनी तेजी से गुजर गया ना। इतने महीने इतनी जल्दी गुजर गए, पता ही नहीं चला। मियाँ बीवी में प्यार होना तो वक्त रुकता ही नहीं है, और अगर प्यार ना हो तो वक्त गुजरता ही नहीं है। एक बात पूछूं? पूछ क्यों रही हो, कहो ना। आप हमेशा ऐसे ही रहना, इतना ही प्यार करने वाले, मेरा इसी तरह ख्याल रखना। क्यों, भरोसा नहीं है मुझ पर? आप पर तो भरोसा है, लेकिन मुझे खुद पर भरोसा नहीं है। मैं आपको एक मिसाली शौहर की सूरत में देखना चाहती हूँ, जिसे मैं सारी उम्र पूछती रहूं। तो मैडम, इस नाचीज को पूजा के वक्त कब मिलेगा? हफीज, आप मुझे कभी डांटना नहीं, मुझसे कभी भी तेज लहजे में बात नहीं करना। अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे बहुत प्यार से समझाना। मैं फौरन आपकी बात मान जाऊंगी। मैं चाहती हूँ मैं आपके साथ रहकर अपनी जिंदगी की सारी ख्वाहिशें पूरी कर लूं और आप हमेशा इसी तरह मुस्कुराते रहो। ऐसा ही होगा मेरी जान, लेकिन एक बड़ी जोर की भूख लग रही है यार। सॉरी, बातों में मैं आपसे खाने का पूछना ही भूल गई। बाजी,
अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम हफीज भाई। वालेकुम अस्सलाम। यार जीनत, अल्लाह ऐसे पड़ोसी किसी को ना दे जो ना दिन देखे ना रात। यार हफीज भाई, भाभी से तो हम दिन में मिल लेते हैं, आपसे मिलने के लिए रात में आना पड़ा। अरे यार वो तो मजाक कर रहे थे। तुम लोगों का जब दिल करे तुम लोग आओ। अच्छा ये बताओ, चाय पियोगे? नहीं, चाय नहीं पियेंगे। अल्लाह तेरा शुक्र है। यार हम तो एक प्रोग्राम बनाने आए थे यहाँ पे। प्रोग्राम? कैसा प्रोग्राम? मैंने इनसे कहा था कि आखिर घर में कब तक जिंदगी गुजारेंगे, चले कहीं आउटिंग पर चलते हैं। यार मेरा भी बहुत दिल चाह रहा है। तो ठीक है फिर, मैं कल गाड़ी का बंदोबस्त कर लेता हूँ, कल चले चलते हैं। ये तो यानी कि डन हो गया, कल आउटिंग के लिए हम लोग जाएंगे। जीनत के किरदार की जहां तक की बात की जाए तो वो बेसिकली साइकोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी में बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का शिकार थी। बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में ज्यादातर वो लोग आते हैं जिनका बचपन बहुत ट्रॉमेटाइज रहता है, जिनमें उनके बचपन में या तो जिस्मानी तशद्दुद किया गया हो, या जहनी तशद्दुद किया गया हो, या उनके साथ जिनसी तशद्दुद किया गया हो। पुलिस के मुताबिक जीनत और उसके पड़ोसी फयाज के हंसी मजाक ने हफीज और रेहाना को शक में मुब्तला कर दिया। जब वो पिकनिक मनाने साहिल समंदर गए तो वहाँ जीनत और फयाज की बेतकल्लुफी देखकर हफीज का शक गहरा होता चला गया, और दूसरी तरफ रेहाना जो फयाज की बीवी थी वो भी अपने शौहर फयाज पर शक करने लगी। आ जाओ फयाज। क्या हुआ, मिल गया? यार वो बर्गर तो मिला नहीं, पेटिस मिल गया भाई, बहुत मशहूर है यहाँ के। चलो, इतनी भूख लग रही है, गुजारा हो जाएगा। तुम बैठो, मैं लेकर आती हूँ। जीनत एक बात पूछूं, माइंड तो नहीं करोगी? पड़ोसी अगर पड़ोसी की बात का बुरा मानने लगा तो बस फिर हो गया। बोलो ना, क्या बात है? उस दिन जब हम लोग घूमने गए थे तो मुझे हफीज भाई का मूड कुछ सही नहीं लगा था। तुम छोड़ो हफीज को, चलो ये खाओ। बाजी, अरे अच्छे वक्त पे आई है, आओ ना, बैठो, खाओ। हाँ वो नहीं, एक्चुअली टेलर के पास गई थी तो उन्होंने आपको ये देने के लिए कहा है। अरे थैंक गॉड यार, ये आ गया। आप कब आए? वो
अब अरे मैंने बुलवाया था इसको, असल में मुझे बहुत भूख लग रही थी। मैंने कहा कि मुझे कुछ खाने के लिए ला दे, तुम्हारे भाई भी आज देर से आएंगे। कोई बात नहीं, चले। जी जी चलते हैं। अब तुम लोग बैठो ना, खा के जाओ। नहीं बाजी, अभी दिल नहीं है, फिर कभी। चल मैं ले आना फिर, ठीक है? अरे बाबा रिहाना, क्या हो गया है? क्यों मूड बना हुआ है तुम्हारा? हाँ, तो अब आप हफीज भाई के गैर मौजूदगी में भी ऊपर जाने लगे हैं। मैंने तुम्हें बताया था ना कि जीनत ने पेटिस मंगवाए थे, वो देने गया था। तो आप ऊपर गए होंगे तो उन्होंने पेटिस मंगवाए होंगे ना। अगर तुम भी जीनत की तरह सदाबहार हो जाओ ना, तो तुम्हें भी ले जाऊं। क्यों तंग करते रहते हो हर वक्त उसे? इतनी प्यारी तो है मेरी बहन। अरे मॉडल तो पुराना है ना। मुझे ऐसा मजाक हरगिज पसंद नहीं है, और तुम उसकी फेवर कर रही हो। कहना क्या चाह रहे हो तुम? कुछ नहीं, बस एहतियात कर, एहतियात। क्यों मूड बना हुआ है तुम्हारा? अच्छा, मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं क्यों परेशान हूँ? हाँ, तो अब आप हफीज भाई के गैर मौजूदगी में भी ऊपर जाने लगे हैं। मैंने तुम्हें बताया था ना कि जीनत ने पेटिस मंगवाए थे, वो देने गया था। तो आप ऊपर गए होंगे तो उन्होंने पेटिस मंगवाए होंगे ना। नहीं यार, मैं घर से निकला हूँ, वो सीढ़ियों से उतर रही थी और उसने कह दिया और मैंने ला दिया। चलो मान लिया, देकर आ जाते, खाने बैठ गए। ये भी ना हो सका कि मुझे बता दे कि आप ऊपर है, लेकिन आप बताते भी मुझे कैसे? आपकी चोरी जो पकड़ी जाती। उल्टी सीधी बकवास तुम्हारी शुरू होगी। मुझे नहीं मालूम था कि जीनत के बारे में तुम्हारी ये सोच है। वैसे उसके सामने तो सारा दिन बाजी 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 करती रहती हो। तो क्या करूं? जहाँ एक साथ रहना पड़ता है वहाँ बातचीत करनी पड़ती है। अच्छा खत्म, बात खत्म करो, आ जाओ, लेट जाओ आप। मैं कैसे खत्म कर दूं? वहाँ हफीज भाई होते नहीं और आप ऊपर चले जाते हैं। जाएं, आप जाके उन्हें पैटिस खिलाएं। अरे बाबा बस खत्म करो ना यार, छोटी छोटी सी बात को इतना बड़ा इशू नहीं बनाते। चलो अब लेट जाओ। आप जाओ और उन्हें पैटिस से खिलाओ। जीनत 2 शोहरों को कत्ल करवाने के बाद भी साफ बच गई थी। जीनत ने एतराफ किया कि नजीर और बिलाल के कत्ल के बाद उसे एक अजीब सी खुशी मिली थी। जीनत ने शोहरों को ठिकाने लगाने के लिए बड़ी होशियारी से प्लानिंग की थी और अब तक इस पर किसी की नजर नहीं थी। लेकिन कब तक? अभी सिर्फ 5-6 महीने ही गुजरे थे। अरे कहाँ से आ रही जोड़ी घूम के? यार खाना खाने गए थे। सीख ले कुछ हफीज भाई से, कभी मुझे भी खाना खाने ले जाया करें। अगर तुम भी जीनत की तरह सदाबहार हो जाओ ना, तो तुम्हें भी ले जाऊं। क्यों तंग करते रहते हो हर वक्त उसे? इतनी प्यारी तो है मेरी बहन। अरे मॉडल तो पुराना है ना। थके हो गए, आ जाओ चाय पी लो यार। नहीं यार, अभी जरा मूड नहीं है, बाद में आते हैं। वैसे आज मजा आ गया है ना? लेकिन आखिर में सारा मजा किरकिरा हो गया। क्यों? क्या हुआ? ये जो फयाज है ना, मुझे एक आंख नहीं भाता। मगर हुआ क्या है? दोनों मियां बीवी इतने अच्छे तो हैं। नजर अच्छी नहीं है उसकी, देखा नहीं कैसे देख रहा था? मेरा बस नहीं चल रहा था, उसकी आंखें निकाल देता मैं। अरे कम ऑन यार, ऐसी कोई बात नहीं है। और वैसे भी वो मजाक करता है, उसकी आदत है। मुझे ऐसा मजाक हरगिज पसंद नहीं है, और तुम उसकी फेवर कर रही हो। तुम शक कर रहे हो मुझ पे? शक नहीं कर रहा हूं, लेकिन दूसरे की नियत का भरोसा नहीं है। और वैसे भी चोरी के माल पर नजर रखनी पड़ती है। क्या कहा तुमने? क्या कहा? मैं चोरी का मालूम? चोरी का मालूम है? हाँ, हकीकत तो यही है। अच्छा, तो हकीकत तो ये भी है कि तुम एक कातिल हो। तो फिर सुन, हकीकत ये भी है कि सिर्फ पहला कत्ल करना मुश्किल होता है। मतलब क्या है तुम्हारा? कहना क्या चाह रहे हो तुम? कुछ नहीं, बस एहतियात कर, एहतियात।
मुझे माफ कर दीदी वो कितनी नहीं बेटा, अपना अपना नसीब है, अल्लाह तेरा नसीब अच्छा करे। बीवी है मेरी, मुझे मेरा कहना मानना पड़ेगा, नहीं तो नहीं था। अभी निशान का है, हो सकता है रस्सी का लग गया हो। रस्सी का निशान? झूठी तू नहीं सही मारे नहीं, मैं सही नहीं हूँ, मैं सो रही थी, वो सही नहीं, मुझे नहीं मारे, बता दो मुझे नहीं मारे। ऊंची आवाज में बात मत करना मुझसे, यही से रख के दूंगा तेरे को, समझी? चल खाना गरम कर। कुछ खा। थोड़ा सा नमक तेज हो गया, थोड़ा सा नमक तेज हो गया। तेरा ध्यान किधर रहता है? तेरा किसी से आंख मटक्का तो नहीं चल रहा है? और वैसे भी चोरी के माल पर नजर रखनी पड़ती है। मैं चोरी का माल हूं। चोरी का माल हूं मैं? हाँ, हकीकत तो यही है। हकीकत ये भी है कि सिर्फ पहला कत्ल करना मुश्किल होता है। शौहर का शक करना या उसका वहम जो था वो सिर्फ एक बहाना बना। जैसा कि मैंने पहले कहा कि जीनत जो है वो बुनियादी तौर पे अपनी जिंदगी में किसी भी मर्द की हाकमियत को कबूल करने के लिए तैयार नहीं थी। ज्यादातर जो सीरियल किलर्स होते हैं वो बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का शिकार होते हैं, क्योंकि ये लोग माजी में रहते हैं और बदला लेने की सलाहियत इनमें हद से ज्यादा होती है। मुझे कत्ल करेगा? तूने मुझे धमकी दी? मुझे? बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की जब बात करते हैं तो इनका आईक्यू लेवल जो है वो आम लोगों से निस्बतन ज्यादा अच्छा होता है। वही चीज हमें जीनत के किरदार में नजर आती है कि उन्होंने इतने बेहतरीन तरीके से मंसूबाबंदी की कि वो तीनों कत्ल करने के बावजूद भी पुलिस से वो पकड़ी नहीं जा सक रही थी। लेकिन जब उनका साइकोलॉजिकल इवेल्युएशन या असेसमेंट की गई तो उससे पता चला कि उन्होंने ही मर्डर किया है। और यहाँ पे एक अहम बात और एक दिलचस्प बात है कि वो तीनों मर्डर की बुनियादी वजह उनका बचपन था। इसीलिए जब भी हम साइकोलॉजिकली किसी चीज को असिस्ट करते हैं या सजेस्ट करते हैं तो हम ये कहते हैं कि किसी भी शख्स का बचपन जो है वो उसकी जिंदगी का अहम तरीन हिस्सा होता है और वही उसकी शख्सियत को या तो तामीर करता है या फिर बर्बाद करता है। पुलिस के मुताबिक जीनत ने कत्ल का एतराफ करते हुए बताया कि नजीर को कत्ल करने के लिए बिलाल का सहारा लिया और बिलाल को पहले शौहर के भाई हफीज से कत्ल करवाकर शादी कर ली और फिर हफीज को भी नहीं बख्शा। और जब जीनत से पूछा कि इतनी सफाकी से कत्ल कैसे कर दिया तो उसके चेहरे पर कोई नदामत नहीं थी। पुलिस ने चालान बनाकर अदालत में पेश कर दिया। अजब ढंग से वो चालें चल रहा था, किसी को शह किसी को मात कर रहा था। परवाने थे उसके चारों जानिब, करीब जो भी आया वो जल के मर रहा था।